हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माय नेम इज ईना टकर और आज हम इंडियन इको का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नेम आप देख ही सकते हैं, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 तक की स्टोरी जानेंगे हम लोग, और बहुत ही शॉर्ट वीडियो के अंदर, यानी कि कम से कम टाइम के अंदर ये पूरी समरी समझ आ जाएगी। बैक बेंचर्स के लिए बहुत ज़्यादा वीडियो काम का रहने वाला है, और जो लास्ट टाइम पे अपनी रिवीजन करेंगे बोर्ड से पहले, और जिनके भी अभी प्री बोर्ड्स आ रहे हैं, मॉक टेस्ट आ रहे हैं, उनमें भी ये रिवीजन में बहुत ज़्यादा वर्क करेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। सबसे पहले हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ लिया, जिसमें हमने देखा था कि हमारी जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं स्टेगनेंट हो चुकी थी, बैकवर्ड थी। तो वो जो प्रॉब्लम्स हमने 200 साल तक देखी है अपनी इकोनॉमी में, तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, तो ये इसके अंदर हम इस पूरे चैप्टर के अंदर समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या होता है। तो देखो, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था। बहुत ही सिंपल होता है, इसमें 3 तरीके की चीजें आती है: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो आप समझ सकते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस में होता क्या है। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज का सिलेक्शन करना, कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो बनाए जाएंगे और किस क्वांटिटी में बनाए जाएंगे, उसे बोलते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब होता है कि इसमें हम कौन सा मेथड अप्लाई करने वाले हैं, मतलब लेबर इंटेंसिव मेथड लगाने, टेक्निक लगाने वाले हैं, या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाने वाले हैं, मतलब LIT या CIT। यानी कि अगर लेबर हमारे ज़्यादा होंगे, देखो अगर हमारे लेबर ज़्यादा होंगे तो कैपिटल कम लगानी पड़ेगी, और अगर हमारी कैपिटल ज़्यादा लगेगी तो लेबर कम होंगे। तो कौन सा मेथड यहाँ पे फॉलो हम करने वाले हैं। फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब होता है बेसिकली कि ये गुड्स किसके लिए बनाए जाएंगे, कौन सी कैटेगरी के पर्सनस के लिए बनाया जाएगा। ठीक है, तो कैटेगरी ऑफ पीपल का डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर हम लोग देखते हैं, रिच के लिए, पुअर के लिए, वेरी पुअर के लिए, तो इस तरीके से हम देखते हैं। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। हमारे 3 तरीके से हैं। पहला होता है कैपिटलिस्टिक, जिसमें हमारा जो रोल होता है वो सारा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है, और इनका जो मोटिव होता है, यानी जो मोटिव होता है वो सोशल वेलफेयर नहीं होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट के बारे में ही सोचता है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी में क्या होता है कि जो भी सारा रोल होता है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है, इसीलिए हम उसको सोशलिस्टिक इकोनॉमी भी कहते हैं, और इनका जो मोटिव होता है वो सोशल वेलफेयर का रहता है। और जो इंडिया है वो मिक्स इकोनॉमी है। मिक्स का मतलब है इसमें कुछ पोर्शन जो होता है, कुछ पार्ट हमारा प्राइवेट का होता है, कुछ गवर्नमेंट का होता है। दोनों को अगर मिक्स कर देते हैं, दोनों को अगर ऐड कर देते हैं, तो मिक्स इकोनॉमी बनता है, जो कि इंडिया है। नेक्स्ट है इकोनॉमी प्लानिंग का जो सेटअप हुआ था 1950 में हुआ था, जिसमें हमारी 5 ईयर्स की प्लानिंग हुई थी। 5 ईयर प्लान जो बनाए गए हैं वो अभी हम पढ़ेंगे, और इनके जो चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव क्या है प्लानिंग कमीशन का। तो सबसे पहले यही है, प्लानिंग कमीशन का मकसद ही यही है कि हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाया जा सके। अपॉर्चुनिटीज टू ऑल फॉर एम्प्लॉयमेंट, कि सब लोगों को काम मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमाएंगे तो देश कहीं ना कहीं तरक्की करेगा ही करेगा, और इससे हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ जाए। तो यही ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं फर्स्ट 5 ईयर्स हम लोगों के प्लान्स। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है हम लोगों के, वो 1951 टू 1956 में चले, यानी 1950 में हमारा डिसाइड हुआ था, और 1951 से हमारे 5 ईयर प्लान जो है, फर्स्ट 5 ईयर जो सबसे पहला 5 ईयर प्लान बनाया गया था वो 1951 से लेके 1956 तक चला। प्लान होता क्या है, डॉक्यूमेंट शोइंग डिटेल स्कीम प्रोग्राम स्ट्रैटेजी। देखो, प्लान नाम से ही मतलब क्लियर है कि प्लान में वो सारी चीज़ें शो की जाती हैं, यानी कि डिटेल स्कीम की क्या डिटेल है, कैसा प्रोग्राम है, क्या वर्क होना है, क्या स्ट्रैटेजी, सब कुछ हमारे प्लान के अंदर बताया जाता है। नीति आयोग क्या है, नीति आयोग जो है रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी नीति आयोग ने रिप्लेस किसको कर दिया, प्लानिंग कमीशन को। अभी रिसेंटली जो है नीति आयोग चलता है, पहले हम लोगों के प्लान्स चलते थे। गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स को आपको फॉर्मूले से याद रखना है, GMES, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, उसके बाद इक्विटी, सेल्फ रिलायंस, ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं, आप इसको अच्छे से याद रखें। सबसे पहले आता है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब है एम टू इंक्रीज कंट्री कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स, यानी कि कहीं ना कहीं हमारा ग्रोथ इसीलिए होना चाहिए ताकि अगर हमारी जो कंट्री की जो कैपेसिटी है ना गुड्स को प्रोड्यूस करने की, वो बढ़ जाए। जब वो बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन आप समझ ही रहे हैं, नाम से भी क्लियर है, मॉडर्नाइजेशन, चीजें मॉडर्नाइज्ड हो। वो कैसे होंगी, अगर हम नई नई चीजें अडॉप्ट करेंगे, नई टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे, तो कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन होने लगेगी। आजकल आप देखते हैं हर चीज में मॉडर्नाइजेशन, आप लोग देख रहे हैं साइंस ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है।
सेल्फ रिलायंस क्या है? सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है, आप समझ ही सकते हैं, सेल्फ रिलायंस में आता है एम टू मेक द इकोनॉमी सेल्फ रिलायंट, यानी कि हमारी जो इकोनॉमी है वो आत्मनिर्भर बने, ना कि किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंड रहे, यानी हम खुद के गुड्स अपनी कंट्री में ही बनाएं और खुद ही यूज करें, ठीक है ना। इक्विटी में आ जाता है हम लोगों का एम टू इंश्योर दैट एवरीवन गेट बेसिक नीड्स एंड टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज, ये जो इनइक्वालिटीज हैं वो खत्म हो जाए, बेसिक नीड्स जो हैं वो हर किसी को मिल पाए, किसी के बीच में भेदभाव ना रहे। फीचर्स क्या है और प्रॉब्लम्स क्या है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके, ये तो आपको बिना पढ़े याद रहेंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पढ़ा ही था कि क्या क्या हमने एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम्स देखी हैं। लो प्रोडक्टिविटी थी, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, साथ ही साथ दिस गाइस अनएम्प्लॉयमेंट था, यानी कि इसका मतलब आप लोगों को पता ही है कि क्या होता है कि अगर ज़रूरत हमारे को 4 की है, मतलब हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है बेसिकली, अगर 4 की ज़रूरत है तो वहाँ पे 8 लोग लगे हुए हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा लगे हुए हैं वही हमारी डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाती है। डिपेंडिंग अपॉन रेनफॉल, की हम लोग जो है रेनफॉल पे बहुत ज़्यादा हैविली डिपेंडेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा हमारा प्रॉब्लम क्रिएट करती है हमारे एग्रीकल्चर को, कि किसी किसी फसल को, किसी किसी क्रॉप को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, किसी को कम चाहिए होता है, तो जिसको ज़्यादा चाहिए तो हम किस पे डिपेंडेंट हैं? अपने रेनफॉल पर। फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स हैं, लोगों को अलग अलग जगह पे उनकी लैंड्स हैं, जो मतलब फार्मर्स हैं उनकी कोई कहीं पे लैंड है, कोई कहीं पे लैंड है, तो अलग अलग तरीके से जो लैंड्स है वो फ्रेगमेंटेड है, जो कि एक साथ होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने पॉलिसीज पे, कि ये जो अलग अलग जो लैंड्स हैं उनको कैसे कैसे ठीक किया गया, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए। तो पॉलिसीज फॉर ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, की एग्रीकल्चर को जो ग्रोथ है वो किस तरीके से बढ़ावा दे सकती है, पॉलिसीज बनाई। सबसे पहला आता है लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म में आता है अबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, इसमें आता है लो रेट, जो जो भी हमारे जो जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड है उनसे गवर्नमेंट ने ले करके, जिनके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं है उनको लो रेट पर प्रोवाइड कर दी थी, तो वही एबोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएरीज थी। लैंड सीलिंग में क्या था कि एक फिक्स लैंड, मतलब एक लैंड का जो हिस्सा था वो फिक्स कर दिया था कि आपके पास इतनी लैंड होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इनका मकसद यही था ताकि जिनके पास नहीं है वो भी कहीं ना कहीं हो और वो भी आगे प्रोडक्शन कर पाए। ग्रीन रेवोल्यूशन आप लोगों को पता ही है, आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हम लोग हैविली डिपेंडेंट थे, मतलब बहुत ज़्यादा डिपेंड थे हम लोग किस पे? अमेरिका पे, और जो कि 1960 के बाद हमको जो बताया गया कि आप लोग खुद ही अपना जो है प्रोडक्शन करें, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, जिसके अंदर हमारे HYV सीड्स का यूज़ होने लगा, जो कि बहुत ज़्यादा, जैसे HYV सीड्स, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, हम लोगों की बहुत ज़्यादा अच्छे बीज वगैरह का यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन अच्छा होगा, तो वो भी हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं HYV सीड्स के, आप देख रहे हैं। उसके बाद आता है हम लोगों का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर, कहीं ना कहीं हम लोग ये देख रहे थे द इंडियन मार्केट वाज नॉट बिग इनफ टू इनकरेज प्राइवेट इंडस्ट्रीज टू अंडरटेक मेजर प्रोजेक्ट्स, कहीं ना कहीं लो लेवल ऑफ डिमांड था किसका? इंडस्ट्रियल गुड्स का। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर, यानी कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी टाटा बिरला ही हुआ करते थे जो कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हुआ करते थे, और इतना ज़्यादा फंड किसी के पास हुआ नहीं करता था, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में रूल ज़्यादा था, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर के पास पैसा हुआ करता था, बट प्राइवेट को जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर, आप समझ ही गए होंगे इस पॉइंट से कि क्या मतलब है। गवर्नमेंट कुड बी अचीव ओनली थ्रू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि कहीं ना कहीं उन लोगों को इक्विटी था, सोशल वेलफेयर करना था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है अपने हाथ में ही रोल रखना चाहती थी। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री 1956, यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के अकॉर्डिंग हमारा कुछ क्लासिफिकेशन किया गया था कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर में आएगा कि प्राइवेट सेक्टर के अंडर में आएगा और क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो हम समझते हैं। शेड्यूल ए में क्या आता है, उस टाइम पे 17 इंडस्ट्रीज आ रही थी, जिसके अंदर बताया गया था कि क्या क्या चीज़ें आती है, लाइक आर्म, एमोनाइजेशन, एटॉमिक एनर्जी, हैवी एंड कोर इंडस्ट्री, एयरक्राफ्ट, ऑयल, रेलवे, शिपिंग, ये सब कुछ हमारा किसमें आ रहा था? शेड्यूल ए के अंदर 17 इंडस्ट्रीज के अंदर आ रहा था, जो कि बाद में चेंज हो गया था, बट उस टाइम का जो डेटा है वो यही है। नेक्स्ट आता है शेड्यूल बी में क्या आ रहा था, शेड्यूल बी के अंदर हमारी 12 इंडस्ट्रीज जो है वो प्लेस हुई थी, जो कि गवर्नमेंट के अंडर ही आ रही थी, ठीक है। बट इसमें हम जो है कहीं ना कहीं प्राइवेट की हेल्प ले सकते थे, जैसे कि
और ये जो शेड्यूल है वो इंडस्ट्री जैसे एल्यूमिनियम, अदर माइनिंग इंडस्ट्री, मशीन टूल्स, फर्टिलाइजर पे ही वर्क कर रही थी, और जो बाकी बच गई थी वो प्राइवेट सेक्टर के अंडर में आ रही थी, जो कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट आता है एसएसआई। एसएसआई हम लोग ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होता है। एसएसआई जो है बेसिकली क्या है हम लोगों का, कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है जिसको प्रमोट किया गया था, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन एसेट ऑफ अ यूनिट, जो कि उसमें लिमिट कितनी थी हमारी उस टाइम पर 1950 में हमारी 5 लाख की लिमिट थी एसएसआई के अंदर। यानी नीड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिग फर्म्स की ज़रूरत ही यही थी कि बिग फर्म जो है से उनको प्रोटेक्शन मिल पाए, क्योंकि अगर वो लोगों का लिमिट कम होगा तो वो कहीं ना कहीं फेल ना हो जाए। बट गवर्नमेंट इनको बहुत ज़्यादा इंकरेज कर रही थी और बहुत सारा पॉलिसीज़ बनाई गई थी ताकि वो कहीं ना कहीं एसएसआई आगे बढ़े। और बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने बताया था कि यही इंडस्ट्रीज़ हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि ये गुड्स बना सकती है और कोई नहीं बना सकती। इससे क्या इनको प्रमोट किया जा रहा था और कहीं ना कहीं ये लोग बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन भी कर रहे थे, और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा था, लोगों को काम मिल रहा था, क्योंकि लोगों को काम मिलेगा तो कहीं ना कहीं ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में आता है कि ट्रेड पॉलिसीज बताई गई थी, यानी कि प्रोटेक्शन फ्रॉम इम्पोर्ट थ्रू टैरिफ एंड क्वाटास। तो हम देख रहे हैं इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन में भी यही बताया गया था। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन रेफर्स टू अ पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट और सब्सटीट्यूशन ऑफ इम्पोर्ट बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन, कि कहीं ना कहीं टैरिफ्स में क्या होता था, जो टैक्सेस होते थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए थे, हैवी टैक्सेस लगाने को बोला गया था ताकि हम लोग बाहर से ना खरीदें। अगर हम बाहर से खरीदेंगे तो हमें इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि टैक्सेस भी उसमें जुड़ जाएंगे और वो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। तो अगर हम अपनी कंट्री में बनाएंगे तो टैक्सेस से बच पाएंगे। नेक्स्ट आता है क्वार्टर्स। क्वार्टर्स में आता है रिस्ट्रिक्शन ऑन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, कि इसमें भी सेट कर दी थी क्वांटिटी कि आप कितना, इतना जो है इतनी चीज़ ही खरीद सकते हो, इससे ज़्यादा आप क्वांटिटी नहीं खरीद सकते। तो वो आपका क्वार्टर्स में आता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।